Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we are going to start physics of class 10th and this one is chapter 1, light. So in this chapter we'll discuss two phenomena of light. First one is reflection and second one is refraction. So let's start the topic. First point is what is light. पहली चीज कि लाइट होती क्या है इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखिए लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मान लो आप अंधेरे कमरे में खड़े हो, बाहर उजाला है, पहला केस। दूसरा केस, आप उजाले में खड़े हो और कमरे में अंधेरा है, ठीक है। पहले केस में जब आप अंधेरे में खड़े थे और उजाला था बाहर, आप बाहर के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे थे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। लेकिन वहीं जिस कमरे में अंधेरा है आप उस पार्ट को नहीं देख पा रहे हो, भले से ही वो आपके नज़दीक है। क्लियर है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो किसी भी चीज़ को हम कैसे देख पाते हैं, मतलब कब देख पाते हैं, कंडीशन क्या होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ पे लाइट पड़ रही है तो आपको दिख रहा है, नहीं। जैसे मान लीजिए दीवार के पीछे अगर वॉल है, वॉल के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपको नहीं दिख रहा है, भले से उस पर सूर्य की जो सनलाइट है उस पर डायरेक्ट पड़ रही है, नहीं दिख रहा है ना। तो हर चीज़ पे लाइट पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड की सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, नहीं। उस लाइट जो ऑब्जेक्ट है अगर मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे लाइट पड़ा, रिफ्लेक्ट होके अगर आपके आँखों पे आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो आपके आँखों पे आया, तब जाके उसकी इमेज आपके रेटिना पे बनेगी। अदरवाइज लाइट अगर आया और इधर निकल गया आपकी आंखों पे नहीं पड़ा, मतलब वो चीज़ आपको नहीं दिखी। कहने का मतलब कि लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है, मतलब देखने में मदद करती है, ठीक है। और वो कब हो पाएगा? जब उस ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ रही है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पे आ रही है। क्लियर है? तो ये था कि हम चीज़ों को देख कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, वो आपकी आंखों पे पड़ा तो इमेज बना। ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, आपकी आंखों पे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट नहीं आया, तो वो चीज़ आपको नहीं दिखने वाली है। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें कोई चीज़ दिखती है और क्यों नहीं दिखती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि लाइट का नेचर कैसा होता है। जैसे लाइट की दो फॉर्म होती हैं, यानी दो नेचर होता है, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं लाइट हैज़ डुअल नेचर। फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड वन इज वेव नेचर, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल नेचर क्या होता है। देखिए लाइट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब अगर ये कैंडल है, ठीक है, तो लाइट हमेशा आपका यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। चाहे कैसे भी जाए वो कैसा जाएगा? स्ट्रेट जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट की वो टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ विच, या द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो क्या करती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देखिए लाइट की बहुत फिनोमेना होती है, जैसे फर्स्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में दो चीज़ें हैं, क्या है? एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और इस दोनों को हम पार्टिकल नेचर से समझ सकते हैं। लेकिन जब हमें पोलराइजेशन पढ़ना होता है, ठीक है, फिर जब हमें डिफ्रैक्शन पढ़ना होता है, ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है लाइट की सेकंड नेचर, जो क्या है? वो वेव नेचर, ठीक है। तो लाइट जो होती है वो डुअल नेचर कैरी करती है। फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब लाइट की जो एक प्रॉपर्टी होती क्या होती है?
कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब वो वेव कैरेक्टर शो करता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा बस इसके बारे में। आज इंट्रोडक्शन ही है तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी क्या होती है। देखिए, किसी भी सोर्स से या वो बल्ब है, ठीक है, या कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट है, वहाँ से आपकी एनर्जी हमेशा सोर्स से निकल रही है। क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूसली वहाँ से इमिट कर रही हैं, ठीक है। तो उस किस फॉर्म में इमिट कर रही हैं? रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। तो जो इमिट हो रहा है एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे हम? रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। जो आपकी एनर्जी वहाँ से ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एनर्जी आपकी कॉन्टिन्यूसली यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी निकल रही है। किस तरीके से निकल रही हैं, ये पैटर्न हमको समझना होगा कि मान लीजिए ये हमारा रेडिएंट एनर्जी जाने का ये है उसका डायरेक्शन। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये मैं परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी चल रहा है। और इन दोनों का डायरेक्शन किधर है? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। जिधर एनर्जी आपकी जा रही है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कौन कौन? आपका अगर मान लो ये वाले, इस वाले में ये आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये दूसरा, ये वाला प्लेन आपका अलग था, ये पूरा प्लेन आपका अलग है, और ये वाला जो प्लेन है वो हमारा ये वाला नीचे वाला प्लेन। अगर मान लो ये एक्स वाई था, तो एक्स वाई में आपका ट्रैवल कर रहा था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम देखेंगे जेड वाले में और वाई वाले में क्या हमारा ट्रैवल करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर होगा, पूरा इसके परपेंडिकुलर चलेगा। और जो लाइट की डायरेक्शन, सॉरी जो एनर्जी की डायरेक्शन है वो किधर है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो दोनों किधर प्रोपगेट कर रहे हैं? दोनों किधर प्रोपगेट कर रहे हैं? दोनों का प्रोपगेशन है जिधर पे हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आपस में भी, और ये फ्लो कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन, जिधर पे रेडिएशन हो रहा है। तो अगर ये कहीं पे भी फेनोमेना मिलता है तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। यही है हमारा क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, या क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है? तो यही होता है वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत ये होती है, इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो ये मैंने अभी डायग्राम बनाया था जिसमें बता रहा था मैं कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ये ट्रेवल कर रही हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी। ये जो है इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है और ये ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं, इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे सन से जो एनर्जी आ रही है, ऐसा थोड़ा कि उसको कोई लेके आ रहा है या फिर बीच में पूरा एकदम एक एरिया है जिसमें एयर फुलफिल है, नहीं, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, लेकिन फिर भी सन की लाइट हमारे तक पहुंच जा रही है ना। तो वो कैरेक्टर जो है, ये सब कैरेक्टर हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी में। क्लियर है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट की जो एनर्जी होती है, सॉरी लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है? डॉल होती है। मतलब लाइट हमारा पार्टिकल नेचर का भी होता है और लाइट जो हमारा होता है वो वेव नेचर का भी होता है। तो कुछ प्रॉपर्टी जो होती है लाइट की, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो हमारी पार्टिकल नेचर से, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट की टेंडेंसी है वो कैसे है? सीधा सीधा चलने का उसका टेंडेंसी है। दूसरा देखिए, कई बार हम ये फेनोमेना देख सकते हैं, जैसे अगर लाइट सीधे चलती है, मान लीजिए अगर लाइट हमारी सीधे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट सीधे गई, चलो ठीक है, लेकिन अगर बीच में कोई एक पार्टिकल आता है, ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल आया, तो एक सेकंड, मान लीजिए अगर कोई भी पार्टिकल आया, लाइट यहाँ से गई, यहाँ से पास हो गई, तो सिर्फ इस पोर्शन को उसको क्या करना चाहिए था? इस पोर्शन को ये एनलाइटन करता, मतलब इस पोर्शन पे ये ब्राइटनेस इसकी दिखती, इस वाले पोर्शन की हमें
कुछ नहीं दिखना चाहिए था, ये चीज़ हमें दिखना ही नहीं चाहिए था। मान लीजिए अगर ये कैंडल है हमारा और उसके आगे आप एक बॉल लेके आ रहे हो, ठीक है, बॉल लेके आ रहे हो, ठीक है, तो बॉल लेके आए तो बॉल आया और आधे पार्ट पे आपका लाइट पड़ा, भाई आधे पार्ट पे ही तो पड़ रहा है ना, क्या इस वाले पोर्शन पे लाइट पड़ रहा था? नहीं, लेकिन फिर भी वो बॉल हमें दिख जाती है, दिखती है ना। तो इसी को, यहीं पे बेंडिंग होती है लाइट की। तो आप तो कह रहे हो कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो फिर यहाँ पे बेंड कैसे हो गई, ये यहाँ पे बेंड कैसे हो गया? तो यहीं पे कन्फ्यूजन क्लियर, यहीं पे हमारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ और यहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को हम समझे कि नहीं, लाइट जो है वो वेव कैरेक्टर को भी शो करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट यानी जहाँ पे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो हम उस समय मान के चलते हैं कि लाइट कैसा है, हमारा वेव नेचर शो कर रहा है। जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझना होता है, सिंपल सी चीज़, तो हम मान के चलते हैं कि वो पार्टिकल नेचर है। क्लियर है? तो ये था लाइट का दोनों नेचर के बारे में। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होती है, कुछ तो समझ में आया होगा कि लाइट को हम ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है, ठीक है, जैसे कैंडल, सन, ये सारे क्या हैं, इनके पास अपना खुद का लाइट है। और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जिनके पास अपना खुद का लाइट नहीं है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, हम लोग के अंदर भी लाइट नहीं है और बाहर भी लाइट नहीं है, नहीं दिमाग में भी नहीं है। चलिए, तो ऐसा देखिए, मून के पास बताइए अपना लाइट है खुद का? नहीं, वो तो सन के लाइट से है ना। प्लैनेट नहीं है अपना लाइट, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन ल्यूमिनस हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट मैंने आप लोग को बताया कि दो नेचर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एक वेव नेचर भी होता है, और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो जिसके वर्चू में वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दूसरा, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में कभी भी हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्चुअली ये पार्टिकल वाले में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस, एक बॉडी यहाँ से वहाँ गई तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। वहाँ पे जो प्रोपगेशन होता है वो ऑक्सीलेशन के थ्रू होता है। आगे हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये उसमें प्रोपगेशन कैसे होता है। ठीक है, तो किसी भी वैक्यूम के थ्रू वो ट्रैवल कर सकता है। उसकी स्पीड क्या होगी, लाइट की स्पीड के इक्वल होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ में चेंज आता है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये था हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन लाइट चैप्टर के बारे में। ठीक है, दो तीन टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है रे ऑफ लाइट, मतलब अगर कोई लाइट जहाँ पे ट्रैवल कर रही है, जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, अगर उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं तो उसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर 10, 15, 20 या इन्फानाइट या कुछ बंडल अगर मिल जाते हैं लाइट के, रे के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। सिंगल लाइट चला तो रे ऑफ लाइट, अगर मल्टीपल है, बहुत ही ज़्यादा हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम आपके दो तरीके के हो सकते हैं भाई। एक होता है डाइवर्जिंग बीम, जो इस पॉइंट से निकल रहा है, मतलब एक पॉइंट से आपको लाइट निकलते हुए नजर आएगी। क्लियर है? और दूसरे पे तो एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है तो इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग, और एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब एक मीडियम में लाइट गया, उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल था या रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, वहां से वो रिफ्लेक्ट हुआ और फिर उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया। लाइट चला, लाइट आया एक मीडियम में, मान लो ये एयर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ और फिर उसी में रिफ्लेक्ट हो गया, उसी मीडियम में फिर से आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। क्लियर है? समझ में आया? जैसे हमारे मिरर वगैरह पे लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा ऑरेंज कलर का, वो सिल्वर लगा होता है। ठीक है, सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। क्लियर है? अब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या होती है, तो
इंसिडेंट का मतलब है जो लाइट उस मीडियम में आ रही है या रिफ्लेक्शन पे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर फॉल कर रही है, मतलब गिर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। द इनकमिंग लाइट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकमिंग लाइट। जैसे ये मान लो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इनकमिंग लाइट क्या होगा, ये इनकमिंग लाइट है, मतलब इस पे जो लाइट पड़ी है इस सरफेस पे उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब टकराया, स्ट्राइक करने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे ए हो गया, ये मान लो बी है और ये सी है, तो ए बी हमारा क्या होगा, इंसिडेंट, और बी सी हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड। क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेस। क्लियर है। और नॉर्मल क्या होगा, तो जो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर जो लाइट अगर एक इमेजिनरी हम मान लेंगे ये नॉर्मल, ठीक है, जहाँ पे दोनों का दोनों मतलब तीनों का तीनों, देखो ए बी मान लो ये पी है, ठीक है, ए बी बी सी और पी बी तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, और ये जो है पी बी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आपको समझ में आ गया, द इनकमिंग रेस, रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और नॉर्मल मतलब रिफ्लेक्शन जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर है, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्ट नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको धीरे धीरे और इत्मीनान से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।